गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है वो कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। और अब हम करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो कौन से रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं या प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हम किसे कहते हैं? देखिए, जिन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या फिर हम कहें दोज रिएक्शंस आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस whose rate of the reaction depend on the first power or first power of the concentration of the reactant। उन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के बराबर होता है अगर हम रेट इक्वेशन की बात करें तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि यदि कोई जो रिएक्शन है वो कैसे चल रहा है, वो चल रहा है कि ए से उत्पाद बन रहा है, यानी ए इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, ए जो है वो रिएक्टेंट है और वो क्या बना रहा है, एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। कोई रिएक्शन है जिसमें ए फॉर्म्स प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए जो कैपिटल लेटर ए है वो तो बता रहा है कि रिएक्टेंट कौन है, ए रिएक्टेंट है और माना उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए, स्मॉल लेटर ए मोल पर लीटर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए ग्राम प्रति लीटर है। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रारंभिक सांद्रता है क्या है? देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होगा और आप बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ इनिशियल आप लेकर चले होंगे। जैसे सपोज करो, हो सकता है आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया आप 5 मोल्स पर लीटर लेके चले थे, 3 मोल्स पर लीटर लेके चले थे, तो वहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्मॉल लेटर ए। ठीक है, 5 मोल्स पर लीटर, 3 मोल्स पर लीटर या जितने से भी आपने स्टार्ट किया, जो भी कंसंट्रेशन लेकर आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है वो क्या कहलाता है, स्मॉल लेटर ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने रिएक्टेंट लिया था ए और इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हमने क्या ली, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने स्मॉल लेटर ए लिया। उसके बाद हमने वो रिएक्शन जो है स्टार्ट करवा दी। आफ्टर टाइम टी, कुछ भी टाइम बीत गया टी, तो उसके बाद हमने देखा कि भाई क्या इसकी परसेंटेज है, मतलब कितना प्रोडक्ट बना। तो माना यदि वो एक्स मोल प्रति लीटर बना है, आफ्टर टाइम टी 5 मिनट के बाद सपोज करें हम ये देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट बना, तो एक्स मोल पर लीटर प्रोडक्ट बना है। तो हम ये देखते हैं कि जो इस रिएक्शन के लिए आफ्टर 5 मिनट्स, अगर हम सपोज करें बात कर रहे हैं आफ्टर टाइम टी या 5 मिनट्स, हम ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, dx by dt। रेट ऑफ द रिएक्शन इज dx by dt। दिस इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। अगर 0 होता है तो वो 0 लिखते हैं, 2 होता है तो 2 लिखते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो ऐसे में क्या होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन dx by dt विल बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। यानी क्योंकि हमने रेट, वेग की क्या परिभाषा दी है, हमने वेग की परिभाषा दी है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की या फिर उत्पाद, है ना, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ है वो है। तो यहाँ पर dx by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर dx by dt रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, और a माइनस एक्स जो है वो कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a आफ्टर टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तो क्यों हमने इसको dx by dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स लिया है, क्योंकि dx by dt तो रेट है और ये किसके प्रोपोर्शनल है, a माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि ये फर्स्ट जो कंसंट्रेशन उसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं, जैसे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटा के हमने इक्वल टू लिख दिया। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है, समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। यहाँ पे क्या आया, K1।
देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मतलब सरल रूप से जानने के लिए अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वहाँ के 0 लिख देंगे, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो वहाँ हम के 1 लिख देंगे, और अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो हम वहाँ के 2 लिख देंगे। किस लिए? जिससे कि सरलता से आपकी समझ में आए कि ये वेग स्थिरांक किस कोटि का है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? K1। ये रेट कांस्टेंट भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि यहाँ K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। अब जो पहली वाली जो समीकरण है हम ये देखें, ये जो पहली समीकरण है dx by dt इज इक्वल टू K1 a माइनस एक्स। अब अगर आप इसको रीअरेंज करें, इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने दिया है, अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज का मतलब है कि आप इसको तो कहाँ ला रहे हैं? यहाँ पर, और dt को कहाँ ला रहे हैं? यहाँ पर। रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। देखिए समीकरण 2 में क्या है, हमने क्या किया, एक तो रीअरेंज किया, हमने इसको एक तो रीअरेंज किया है, हमने इस वाले पोर्शन को हम यहाँ लेके जाएं और dt को हम यहाँ लेकर आए, ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी समाकलन कर रहे हैं इक्वेशन का। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको रीअरेंज कर रहे हैं और इसका समाकलन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है? हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx by a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 इंटीग्रेशन ऑफ dt। देखिए, जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर हम K1 का इंटीग्रेशन, K1 बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन किसका होगा? dt का होगा, और यहाँ पर dx by a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। देखिए, इनके अपने फॉर्मूलेज होते हैं, तो कई बच्चे जो हैं यहाँ पे बायो ग्रुप के होते हैं, तो आप सीधे सीधे से याद कर लें कि dx by a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ln a माइनस एक्स होता है। यानी अगर आप dx by a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सूत्र के अनुसार वो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस ln यानी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स आएगा। और K1 तो K1 था ही, और डेल्टा ये जो समीशन हमने dt का किया है वो क्या है? वो हो जाएगा t। जो हमने इंटीग्रेशन dt का किया है वो क्या हो जाएगा? t। और ये क्या है? I1 क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो समाकलन करने पर प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखें तो हम देखते हैं कि यदि समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में यदि हम t के स्थान पर t0 रख दें, t की जगह पे हम क्या रख दें? t0, और x की जगह पे क्या रख दें? x0, तो समीकरण 2 जो है वो किस रूप में आ जाएगा? समीकरण 3 के रूप में आ जाएगा। देखिए, समीकरण 2 जो था वो क्या था? माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t प्लस I1। अब यहाँ पर अगर आपने x के स्थान पर यहाँ पर 0 रख दिया और यहाँ पर भी 0 रख दिया, t के स्थान पर भी 0 रख दिया, तो देखिए K1 इंटू 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर अगर आप 0 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ln a। यहाँ पर क्या रह गया? माइनस ln a। और यहाँ पर अगर आपने 0 रख दिया तो वो क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा, यानी माइनस ln a किसके बराबर आ जाएगा? I1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड समीकरण के रूप में हमें क्या मिल गया? माइनस ln a इज इक्वल टू I1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम I1 की जगह पे, ये जो I1 है इसकी जगह पे यहाँ से जो I1 की वैल्यू निकल कर आ रही है वो पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास I1 की वैल्यू आ रही है वो पुट कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? देखिए, तब हम अगर जब इसको रख दे रहे हैं तो माइनस ln a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू K1t माइनस ln a के बराबर आ रहा है। मतलब जो माइनस ln a था वो इधर की साइड आ गया, तो वो इस तरह से हो गया। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं और रीअरेंज कर रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं, K1t जो है ये ना, K1t इसको यहीं रखे रहने दें और इसको हम इधर की साइड ले आए। माइनस ln a को जब इधर की साइड ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? K1t इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ln जो लॉग है उसको हम इधर रख दें और वो क्या हो जाएगा? a बाई a माइनस एक्स हो जाएगा। ये कुछ लॉज हैं, देखिए, क्योंकि हमें मालूम है लॉग में कुछ रूल्स होते हैं।
जो रूल है लॉग, जो लॉग होता है, जो नेचुरल लॉग है ln a बाई b किसके बराबर होता है? ln a माइनस ln b के बराबर होता है। या फिर ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है? ln a बाई b के बराबर होता है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो k1t है वो किसके बराबर आ जाएगा? k1t इज इक्वल टू ln a बाई a माइनस x के बराबर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो t जो है यहाँ पर, जो t है अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर जो t है वो इस साइड आ जाएगा, ये जो t है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब और सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास? k1 इज इक्वल टू 1/t ln a बाई a माइनस x। और फाइनली k1 किसके बराबर आ गया? 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग a बाई a माइनस x। देखिए दो तरह के लॉग होते हैं, एक लॉग है नेचुरल लॉग और एक है लॉग टू द बेस 10। जब हम नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 से उसको इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आई जिसे हम क्या बोल रहे हैं? दैट k1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a बाई a माइनस x, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग c0 बाई ct। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखें तो ये जो इक्वेशन है k1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a बाई a माइनस x, ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k1 की जो ये वैल्यू आई है ये क्या है? ये समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। हमारे सिलेबस में समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर जो हमने निकाला है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद हम देखें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले भी हमने जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमने देखा, जब भी आप कोई मतलब चाहे जीरो ऑर्डर है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, जब वो आपसे ये पूछें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप के की वैल्यू बताएंगे कि क्या यूनिट्स हैं के के। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि के क्या यूनिट्स हैं? जो वेग स्थिरांक के है उसकी इकाई है पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, ठीक है। तो ये कैसे निकल कर आया है वो मैं आपको लास्ट में एक साथ बता दूंगी। इसकी जो अर्ध आयु है, जो इसकी हाफ लाइफ है, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर इसकी जो हाफ लाइफ है वो 0.693 डिवाइडेड बाय k1 के बराबर होती है। जो इसकी हाफ लाइफ है वो किसके बराबर होती है? 0.693 डिवाइडेड बाय k1। और ये भी कैसे आया वो भी मैं आपको एक साथ ही जब सबके निकालेंगे हम बता देंगे। वैसे ये इक्वेशन मतलब ये जो हाफ लाइफ है उसके लिए इक्वेशन सॉल्व कर दी गई है। कैसे सॉल्व की है कि जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी k1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a बाई a माइनस x, इसमें जो a है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? a की जगह पे जब हम x बाई 2 रख देंगे, ठीक है ना, सॉरी a की जगह पे नहीं, हम x की जगह पे, ये जो x है, ये जो x है इसकी जगह पे a बाई 2 रख देंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? लास्ट में इक्वेशन में 0.693 डिवाइडेड बाई k1 निकल कर आएगा और इस तरह से हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो निकल कर आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें और क्या चीज़ देखनी है कि अगर हम log 10 a बाई a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ खींचे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और जिसका स्लोप जो है वो k1t डिवाइडेड बाई 2.303 प्राप्त होता है। अब ये जो ग्राफ है हमें वो कैसे मिला? देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, ये रही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने log 10 a बाई a माइनस एक्स को y माना है ना, ये तो हो गया y। अब मैं इसको इधर ही रखे रहने दूं और ये सारी चीज़ों को यहाँ की साइड दूसरी साइड लेकर चली जाऊं अगर, तो वो क्या हो जाएगा? k1t डिवाइडेड बाय 2.303, यहाँ पर ये जो है ये निकल कर आ जाएगा दैट k1t डिवाइडेड बाय 2.303 और ये जो a बाय a माइनस एक्स है वो इधर की साइड रह जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हमने ये वाली जो
वाई एक्सिस है उस पे तो ले लिया है हमने, जो वाई एक्सिस है उस पे तो ले लिया है इसको, और जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पे हमने लिया है टी को। तो जो रिजल्ट हैं वो क्या आ रहे हैं, जो रिजल्ट हैं उसमें जो स्लोप है वो k1 डिवाइडेड बाय 2.303 आएगा। यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दी गई है, वो थोड़ा सा एरर आ गया है इसके अंदर। जो ये आपका टी है वो नहीं आना चाहिए था, ये जो टी है वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि टी तो हमने यहाँ ले लिया है। तो स्लोप क्या निकल कर आएगा, k1 डिवाइडेड बाय 2.303। और अगर हम इसमें एक चीज़ और जोड़ दें, अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, है ना, यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ खींचना चाहें जिसमें हम रेट और वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचें, कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचें, तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, अगर हम इसकी घटाएंगे तो रेट घटेगा। इसका मतलब ये होता है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।